नमस्कार। आज जिंदगी विद ऋचा में जो मेरे मेहमान हैं उनकी ज़िंदगी की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। आज से ठीक 10 साल पहले यानी 2014 में उन्होंने खुदकुशी की कोशिश की थी, लेकिन आज 2024 में वो न सिर्फ एक बेस्ट सेलिंग सीरीज़ लिख चुके हैं बल्कि 8-9 फिल्मों की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं और हिंदू धर्म, उसके देवी देवताओं और उसके संस्कारों पर एक बहुत ही बुलंद आवाज़ बनकर उभरे हैं। मुझे लगता है आप में से ज़्यादातर लोग समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रही हूँ अक्षत गुप्ता की। अक्षत जी, बहुत बहुत स्वागत है ज़िंदगी ऋचा में। कहाँ से शुरू करूँ? आपकी ज़िंदगी के इतने सारे पहलू। मुझे सबसे अच्छा लगता है वो जो अपना इंट्रोडक्शन आप देते हैं ना सारे अपने वीडियोस में, एक बार वो बोल दीजिए। Hi guys, my name is Urmila Putra Akshat Gupta. I am a full-time house husband, part-time author, screenwriter, poet and lyricist. मैं यहाँ बैठा हूँ ज़िंदगी विद ऋचा पॉडकास्ट में, जहाँ एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर्स की बात नहीं होगी, जहाँ बात होगी ज़िंदगी की। अभी आपने जो 2014 की बात की, खुदकुशी की, सुसाइड की, आत्महत्या की, वो उसमें एक शब्द जोड़ना ज़रूरी है, वो है कि नाकाम कोशिश। नहीं, वो तो इसी पे यहीं से पूरी बात मेरे जीवन की बदली और शुरू हुई कि बहुत बड़ा नाकामयाब व्यक्ति है ये, इतना बड़ा नाकामयाब व्यक्ति है ये कि सुसाइड करने गया और उसमें भी फेल हो गया। लेकिन आज कभी कभी ख्याल आता है कि अगर कामयाब हो जाता उस कोशिश में तो क्या होता। आज मैं होता ही नहीं और इतना जो कुछ मैं देख रहा हूँ वो सब कुछ खत्म हो जाता। ये तो अब मैं लगातार ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे टॉक शोज़ करता हूँ, कॉलेजेस के लिए, कॉरपोरेट्स के लिए, स्कूल्स के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए। मैं सब जगह बिना लाग लपेट के और बिना भूले इस बात को ज़रूर बोलता हूँ कि देखो भाई, मैं एक गांव से उठ के आया था, मेरा समय बिगड़ा, उम्र में अभी के बनिस्बत मैं कम था, मैंने ये बेवकूफ़ी की, मैंने नहीं सोचा कि माता पिता की क्या हालत होगी। लेकिन अब मैं जीता जागता एग्जाम्पल बन गया हूँ, उदाहरण हूँ कि अगर आप वो समय जैसे भी खुशी से, दुख से, रो के, हंस के, छुप के बस निकाल लोगे ना, तो फिर जीवन बहुत आगे लेके जाएगा। हर कोई, मैं नहीं दीदी, आप और मेरी बात नहीं है। मुझे लगता है कि इंसानी जीवन अपने आप में ना रबर की बॉल जैसी है कि जितनी ज़ोर से उसको ज़मीन में पटका जाएगा ना, वो उतना ऊंचा बाउंस हो सकता है। लेकिन जिस समय पटका जा रहा है उस समय उसको झेलने की ताकत होनी चाहिए, उस हाँ, झेलने की ताकत होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि झेलने की ताकत किसी में नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि जो लोग झेल गए हैं वो, मतलब इस बात का क्रेडिट या इस बात का गुणगान मेरा नहीं हो सकता कि, या किसी का भी, इंक्लूडिंग फ्रॉम समबडी लाइक मी जो कि कोई नहीं है, टू मिस्टर अमिताभ बच्चन जो कि बहुत कुछ है, टू मिस्टर मोदी जो कि बहुत कुछ है। मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति जहाँ आज खड़ा है या जैसे अपने बुरे दौर से निकला है, वो उससे ज़्यादा उसके आसपास वाले लोगों को क्रेडिट जाना चाहिए, क्योंकि वही लोग हैं जो वो समय में ना आपको घेर लेते हैं कि बॉस इस तक नहीं पहुंचने देंगे दुख तकलीफ। जैसे हमारे माता पिता जब बुजुर्ग होते हैं या परिवार में दूर का भी कोई भी सदस्य होता है, तो आप सुने होंगे डॉक्टर्स बोलते हैं कि इसको हार्ट अटैक आया है, इसको चिंता परेशानी वाली बात मत बताना। तो जब कोई डिप्रेशन में होता है, कोई दुखित होता है, तो मुझे लगता है कि उस परिवार को या उस शख्स के, उस व्यक्ति के आसपास के लोगों को ना डॉक्टर से ही नहीं समझना पड़ता है कि सुनो अभी इसको बचा के रखो। जिसके पास ऐसे 2-4-6 लोग हैं ना कि सुनो इसको बचा के रखो, आपस में जो उसके एब्सेंस में बात कर रहे हैं कि इसको अपन निपटा लेते हैं, उस तक नहीं जाने देंगे, वो सफल हो जाएगा। क्या बात है। मैं आई एम वन ऑफ दोज फ्यू ब्लेस्ड पीपल जिनके आसपास इस तरीके के लोग हैं। तो अपन, हमारे साइड मीना बाज़ार बोलते थे, मेला जो आमतौर पे बोला जाता है, अब तो मीना बाज़ार ब्रांड हो गया। वहाँ पे जब आप जाते हैं, हम लोग, आप और मैं, हम लोग एवरेज हाइट के लोग हैं, तो जब हम जाते हैं ना दीदी, तो हमको बहुत सारी भीड़ दिखती है। मैं दीदी कह सकता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो वहाँ बहुत सारी भीड़ होती है और बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन आपको ना सब का ना सिर्फ ये इसके ऊपर का पार्ट दिखता है, माथा बाल, है ना। किसी का पाँव नहीं दिखता, किसी की कमर नहीं दिखती, किसी की शक्ल नहीं दिखती। लेकिन वो सब एवरेज हाइट के 5.5-6 फुट लोग हाइट के लोगों के बीच में ना 1-2-2.5 फुट का बच्चा आपको पूरा पैर तक दिखता होता है, जो आपको सर भी जिसका नहीं दिखना चाहिए वो आपको पूरा दिखता होता है, क्योंकि ना वो किसी के कंधे पे बैठा होता है।
तो हम लोग वो लोग हैं जो बहुतों के कंधे पे बैठे हुए सही बात। हैं। लोग तो मरने के बाद कंधों पे होते हैं, हम लोग खुशकिस्मत लोग हैं कि हम जीवित भी कंधों पे हैं। अपने देखने का तरीका नज़रिया वाली बात है, लेकिन हाँ, नहीं तो कोई जो ये कहता है कि द क्रेडिट ऑफ वेयर आई स्टैंड It's belongs because to of me. me, my hard work, my everything. आप देखिए ना, एक ये जैसे मैं जो शब्द है आई, इतना खूबसूरत शब्द है, ये इतना अकेला शब्द है दी कि अल्फ़ाबेट मतलब वर्ड में भी आई में एक ही अल्फ़ाबेट, इतना अकेला है वो कि आई, और वहाँ एक शब्द है भी। तो मैं और आई जो शब्द है ना, वो कहीं भी हो, किसी किताब में हो, किसी ग्रंथ में हो, वो अकेला ही खड़ा रहता है। और जो भी शब्द है ना, वो कभी अकेला ही नहीं होता है। आप पॉडकास्ट कर रही हैं, मैं भी पॉडकास्ट कर रहा हूँ। आप कुछ पी रही हैं, मैं भी कुछ पी रहा हूँ। आप कहीं जा रही हैं, मैं भी चलूँ। तो जहाँ भी आता है ना, वहाँ अकेलापन नहीं रहता है। जहाँ मैं आता है ना, वहाँ अब देखिए, मेरा हर पॉडकास्ट में, हर बातचीत में होता है, मैं कुछ सोच के चल रही होती हूँ लेकिन बात कहीं चली जाती है। आपने मैं शब्द की बात की। हम लोग जिस बेल्ट से, बुंदेलखंड से हैं, या यूपी में भी आप देखेंगे बहुत जगहों पर मैं बोलते ही नहीं है, हम बोलते हैं। और मेरी नानी के सामने अगर मैं कहते थे हम लोग, तो कहते थे कि बकरी हो क्या, मैं कर रही हूँ। और हम लोगों के साथ बड़ा, हमारी जनरेशन का बड़ा मज़ाक होता था। हॉस्टल गए या दिल्ली आए जी, तो हम कहते थे हम जा रहे हैं, तो हम मतलब तुम और कौन, लोग जा रहे हो, तो कितने लोग जा रहे हैं, तो नहीं हम जा रहे हैं। तो फिर धीरे धीरे दिल्ली में रह के मुझे मैं कहने की मेरी आदत पड़ी नहीं, तो मैं तो अच्छा ही नहीं लगता बोलना, हमारे अच्छा नहीं माना जाता मैं बोलना। अब हम करके बात करेंगे इस पूरे पॉडकास्ट। कोशिश रहेगी उसका कारण कि अब दिल्ली ने बिगाड़ दिया कि हमारी माँ अभी तक हम बोल के ही बात करती। हमारी माँ भी, तो जब हम इंदौर पहुंचे थे ना, तो हमारा बड़ा माहौल उड़ा था, है ना, सेम बहुत, कि ऐसे बोलते थे तो ऐसा लगता, मतलब पता नहीं क्यों ये इतना इतना सुंदर है, लेकिन उसको ना गवारों की श्रेणी में डाल दिया गया। सच बोल रहा हूँ। आप बड़े शहरों में जाकर बोले ना कि हम चलते हैं, तो या तो उसको इस तरीके से मजाक बना दिया जाता है कि तुम और कितने कौन? हो भाई, और या कौन से राजपाट को छोड़ के आ रहे हो यहाँ कि हम, अरे अच्छा है भाई, अकेलेपन का एहसास नहीं होता है हम में। और एक आपने जो कहा ना कि कोई जो लोग हैं आपको प्रॉब्लम से बचाते हैं, मुझे इसमें एक चीज़ और लगती है कि कई बार अगर हम कहीं गड्ढे में गिर जाते हैं, जिसको अगर हम डिप्रेशन या ऐसा शब्द दें, तो ऊपर उठाने वाले, और जब हम आराम तल्ली में चले जाते हैं कि अब हो गया, कर लिया ज़िंदगी में, तो कुछ आते हैं जो पीछे से धक्का देते हैं कि नहीं अभी पूरा नहीं किया है। तो ये मेरे साथ भी बहुत बार होता है। कई बार जब कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, तो कोई व्यक्ति आके ना धक्का देता है कि नहीं, अभी और करना है, और करना है। बारिश लगभग ख़त्म होने वाली है, ठंड शुरू होने वाली है। हम सब अपने बचपन से एक बात सुनते हैं, जब खराश होना शुरू होता है, ठंड में कफ आना शुरू होता है, तो पहले घर में हमारी माँ, और फिर जब ज़्यादा बिगड़ जाती है हालत तो डॉक्टर। एक बात कहते हैं कि, और ख़ास करके छोटे बच्चों को बोला कि बेटा निगलो मत उगलो, कफ आ रहा है तो थूको उसको, 100 बार उठ के जाओ बेसिन तक, है ना। मुझे लगता है डिप्रेशन ऐसा ही है, कफ जैसा है कि आप एक बार किसी के सामने रो लेते हैं, कुछ कह लेते हैं, उस समय के लिए आपको लगता है हो गया, लेकिन वही दुख, उसी बात की तकलीफ आपको कुछ देर बाद फिर से घेरती है। आप उसी बात को उसी लहजे में, उसी शिकायत में फिर कहना चाहते हैं। आप 100 बार उसे एक बात को कहना चाहते हैं, लेकिन वो एक शख्स जिसको आप 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार बता चुके हैं, आप खुद संकोच में जाने लग जाते हैं कि ये और 96 बार थोड़ी ना सुनेगा, मैंने तो 4 ही बार बोला है, लेकिन कफ तो है। तो इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ कि अगर आप डिप्रेस्ड नहीं हैं तो किसी की बेसिन बनिए, और अगर आप डिप्रेस्ड हैं तो बेसिन ढूंढिए। क्या बात है, वाह। तकलीफ में है तो बोलिए, ढूंढिए वो कान जो सुनना चाहता है, जो बेसिन बनने को तैयार हो आपके लिए। और भगवान की दया से अगर आपके जीवन में सब सही चल रहा है तो आसपास होगा, कोई ना कोई होगा। हम ही को कई बार लगने लग जाता है ना दीदी कि छोड़ो मत पूछो यार, अभी फिर शुरू हो जाएगा या हो जाएगी, ये अब टाइम नहीं, हम कितनी देर तक सुनेंगे। हो गया है। तो थोड़ा हमको अपने अंदर बदलने की ज़रूरत है जब सुनने की बारी है, और जब सुनाना है तो भी बदलने की ज़रूरत है कि भाई ये चेहरा बदल के उसको सुना लो, वो चेहरा बदल के उसको सुना, लेकिन निकाल दो बस। और सुनने वाला ना, बोलने वाले को ना दीदी ये नहीं चाहिए होता है कि सुनने वाला उसका जीवन बदल दे, या उसकी विपदा हर ले, या उसकी दिक्कत ख़त्म कर ले। वो बस इतना ही चाहता है कि सुन लो। True.
कुछ मत करो भाई, बस मेरी बात तो सुन लो। अच्छा देखिए, ऐसा नहीं होगा कि कोई आपका इंटरव्यू ये पहली बार मेरे साथ देख रहा होगा, तो उस लोग देख चुके होंगे, उन्हें पता होगा कि अक्षत गुप्ता ने जब खुदकुशी की नाकाम कोशिश की थी तो वो अपनी पहली पत्नी, उनके परिवार और कुछ परेशान होके, मुझे लगता है ये हार गए थे, ये उस रिश्ते में हारा हुआ महसूस कर रहे थे, इन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तो इन्हें लगा जीवन खत्म कर दो, जो हम में से बहुत सारे लोगों को कई बार लगता है। लेकिन क्या स्थिति वाकई इतनी ख़राब हो गई थी कि सुसाइड, या उस समय आप ऑलरेडी आप बहुत कमज़ोर हो चुके थे? मतलब ऐसी क्या वजह थी? क्योंकि ये स्थिति तो बहुत लोगों के साथ होती है। डिप्रेशन में जब मैं था, और हुआ ये था कि भाई हम जा रहे हैं और हम हमारे बेटे को लेके जा रहे हैं, मेरा एक ही सुपुत्र है, तुमको और तुम्हारे परिवार को मिलने नहीं दिया जाएगा और तुम सबको केस में घसीटा जाएगा 498A। मुझे तब पता चला कि मेरे में इमेजिनेशन पावर है। जब मैंने ये इमेजिन किया, क्योंकि उस समय रूल ये था कि अगर आप पे 498A लग गया तो 3 महीने तो पहले आप अंदर जाएंगे, उसके बाद आप बेल अप्लाई कर सकते हैं। भगवान बहुत कृपालु रहे हैं हम पे कि जिस समय हम पे ये लगा ना, उसी समय सुप्रीम कोर्ट से मेरे ऊपर ये केसेस चढ़ाने के, रिपोर्ट करने के 12-13 दिन के केस लग गया था आपके ऊपर? जी। अच्छा, ये नहीं पता था। हाँ, माता पिता और मुझ पे, तीनों पे 12-13 दिन में मेरे ऊपर रिपोर्ट हुआ था। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से एक नया गाइडलाइन आया था 12 या 16 पॉइंट्स का पुलिस वालों के पास, और सुप्रीम कोर्ट में ये बात बोला गया था कि दिस वाज अ वीटो पावर गिवन टू वुमेन एज अ शील्ड, बट नाउ दे आर यूजिंग इट एज अ वेपन। ढाल के तौर पे बचाने के लिए दिया गया था, हथियार बना के महिलाएं इसको उपयोग करने लग गई हैं। अब आप किसी को जेल में डालने के पहले इन 12 पॉइंट्स को देखेंगे। इसमें था कि कितने साल हो गए शादी को, क्या क्या टाइप की चीज़ें। उस वजह से मेरे माता पिता और मुझे जेल नहीं जाना पड़ा। मेरी उम्र उस समय थी 33 साल की थी, 33 ईयर्स। 33 साल की उम्र का एक बड़ा बेटा परिवार का, उसकी कोशिश ये रहती है ना कि वो अपने माता पिता को अब सारी सुख सुविधाएं दे दे। उसको लगता है कि भाई अब मेरे होते इनको कुछ ना करना पड़े। वैसे समय में, और वो बड़ी मेहनत से मेरे को पहुंचाए थे जहाँ तक पहुंचाए थे। अंबिकापुर में एक होटल चलाते थे, फिर मैं बड़ा बेटा था, मैंने बोला नहीं मैं वापस अंबिकापुर में आके थोड़ी मैं काम करूँगा। फिर आप रायपुर में, इंदौर में, मुंबई भेज के क्यों पढ़ा रहे थे? तो बोले बात तो ठीक कह रहे हो तुम, ठीक है। वो इतने साल मेहनत करके जो होटल बनाए थे, वो बेचारे ने पूरा होटल बेच दिया, पूरा पैसा ला के टेबल पे रख दिया। बोले बेटा अगर आप मानते हो कि मैं 1 से शुरू किया था, 1 रुपये से, और ये जो सामने रखा है अगर ये 100 रुपये है, जो कि मेरे जीवन भर की जमा पूंजी है, मैं चाहता हूँ कि अपने पूरे जीवन में ना तुम इसके आगे बस 1 और शून्य लगा लो बेटा। लेकिन आप इस बात को मत भूलिएगा कि 100 के आगे 1 शून्य लगाने में ना 900 गुना मेहनत करनी पड़ेगी, तब 100 का 1000 होगा। अगर इस चैलेंज को लेने को तैयार हैं आप, ये सब आपका। अब आप अच्छा करेंगे तो परिवार सद जाएगा, आपसे गलती होगी तो ठीक है। मैं बोला जी ठीक है। ऐसे पिता को जब आपका समय आया है, वो मतलब इंदौर में जब मैं पढ़ाई करता था ना, मेरे पास कार थी। अच्छा जी, इतनी कम उम्र में, 21-22 साल की उम्र में मेरे पास कार थी, और मेरे पिता अंबिकापुर में स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पे चलते थे। वो 2 कार अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, बोले इंदौर शहर में बच्चा रहता है, उसके पास कार होनी चाहिए। अपना क्या है, अपन तो बाइक में चलेंगे। अब मेरा जब समय आया उनको आराम देने का, तो इसलिए क्योंकि मैंने अपने लिए कोई जीवन साथी, मेरी भी लव मैरिज थी, मैंने अपने लिए एक जीवन साथी चुना है, उसका हर्जाना आप ये भुगतेंगे। कैसे भुगतेंगे? जेल जाके। क्यों? मैंने गलती किया। जब मैंने वो इमेजिन किया ना, तो मैं हार गया। दादा दादी पोते से नहीं मिल सकते, पिता बेटे से नहीं मिल सकता। बड़ी मेहनत से बाहर से आके इंदौर में मान सम्मान, 4 पैसे कमाए थे, वो सब मटिया मेट हो गया। न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेज में, जो जैसे भास्कर का सिटी भास्कर है, वैसे सब का एक सप्लीमेंट पेपर है जिसमें लोकल न्यूज़ होता है, उसके फ्रंट पेजेस में तस्वीरों के साथ छापा जा रहा हूँ मैं। ओह, हो गया था सब हो गया, जो हो सकता था सब हो गया। तो आपके पेरेंट्स अंबिकापुर में थे और आप इंदौर में? नहीं, वो अच्छा, वो भी इंदौर शिफ्ट कर लिया।
तो सारी जिम्मेदारी यहाँ पे मेरी है, मेरे भरोसे अपना शहर अपना गांव छोड़ के आए। और आप क्या करते थे प्रोफेशनली? मेरे रेस्टोरेंट्स, मैं आई एम दी थर्ड जनरेशन ऑफ माई फैमिली टू हॉस्पिटैलिटी। तो आप घबरा गए ये सब सोचकर? मैं इमेजिन किया, मेरे को तब पता चला कि इमेजिनेशन पावर है भाई, इतना सोच पाता हूँ मैं, इतना मैं विजुअलाइज कर पाता हूँ। नहीं दिख रहा था ये सब होता हुआ, आज भी घबराहट होती है, देखता हूँ, दिखता है वो किसी को भी हो? तो मैं बोला अगर ये देखने के लिए जीवित रहना है तो फिर नहीं रहते। तो हमने 2-4 चिट्ठियाँ लिखी, एक उनको भी लिखी, भाई आपको मुझसे होंगी शिकायतें और जो भी है उसको मेरे तक स्थगित रख के ख़त्म कीजिए, आपको मेरे से दिक्कत ही मैं जा रहा हूँ और आपसे मेरी आखिरी ख्वाहिश, मेरा आखिरी विश यही है कि मेरे माता पिता को मेरे जाने को तंग मत करना, वो ऑलरेडी बहुत टूट जाएंगे। माता पिता को चिट्ठी लिखी कि छोटा वाला, मेरा एक छोटा भाई है, वो लक्ष्मण है, बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, वो सच में है। जब उसको ये सब पता चला था, वो फिलीपींस में था दीदी, हाँ कमर्शियल पायलट था, सब छोड़ छाड़ के रातों रात वो लड़का वापस आ गया कि ऐसे समय में परिवार के साथ नहीं खड़ा रहा, भाई के साथ नहीं खड़ा रहा, तो फिर काहे का परिवार। तो ये पूरी स्थिति रही। तो मैं बोला ये तो माता पिता को मैंने चिट्ठी लिखी कि आपने बहुत अच्छी परवरिश दी है दोनों को, मैं इस जीवन में मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं आपको निराश करके जा रहा हूँ, पर ये अभी दिस इज़ द बेस्ट दैट आई कैन डू। मैं चला जाऊँगा ना तो आप लोगों को दिक्कत फिर वो नहीं झेलनी पड़ेगी जो मुझे दिख रहा है, वहाँ बात ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि दिक्कत मुझसे है, मैं ही चला जाता। नियति को आपके लिए कुछ और मंजूर था। फिर अच्छा आपको तो पता ही होगा, जब आप ऐसा कोई दुष्प्रयास करते हैं अपने जीवन के ऊपर तो भी सरकार आप पे केस करती है। अच्छा वो भी हुआ? जी वो भी हुआ कि तुम अपनी जान लेने की कोशिश करते, केस ठोक गए इस पे, तो वो भी केस हुआ। तो थाने में मेरे माता पिता और मैं बैठे हुए थे और तब इनके परिवार के कुछ सदस्य आए और मेरे यहाँ वो लगा हुआ था सलाइन लगाने का, क्योंकि यहाँ से वापस ड्रिप चढ़वाने जाना था और थाने में बुलावा था तो थाने भी आना था। तो माता पिता बैठे हुए हैं, सुसाइड अटेम्प्ट करने के बाद हॉस्पिटल से आधे दिन के लिए घर गया हूँ और उसके बाद थाने बुलवाया गया हूँ। और वहाँ ये खड़े होके इनमें से इनके कुछ लोगों ने बोला कि बताओ कितना बड़ा फेलियर है ना ये आदमी, शादी में फेल हो गया, रेस्टोरेंट्स भी अब क्या ही चलेंगे इसके, इतना बड़ा फेलियर है कि आत्महत्या करने गया उसमें भी फेल हो गया। तो मेरे माता पिता मन महसूस के रह गए और रोने लग गए, उनको देख के मैं भावुक हो गया। तो जब इन लोगों ने देखा कि रो रहे हैं तीनों, तो बोलते हैं पर वो कहावत है ना कि ट्राई एंड ट्राई बट डोंट क्राई, हम और तरीके देंगे तुमको फिर इस स्थिति में हम ला देंगे, थोड़ा समय दो। वहाँ से मैं बोला कि अब जब बच गए हो ना तो लड़ ही लेते। और लड़ने का फिर जो पहले देखिए लड़कपन, और जब आप डिप्रेशन में हो, बोलते हैं ना विनाशकारी विपरीत बुद्धि, तो वो सच है कि जब आपका समय बुरा होता है ना तो आपके निर्णय भी गलत ही होते हैं। ये मैं आज पहली बार कह रहा हूँ कहीं, मेरे दिमाग में दीदी बच जाने के बाद सबसे पहले ये दिमाग में आया था कि भगवान जी से मैं पूछा कि क्यों नहीं उठा लिए, मतलब क्या किसी का किया हूँ मैं कि अब ये बैठ के जीवित रह के देखना बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो मेरे दिमाग में आया कि भगवान ये कह रहे कि अभी नालायक बेवकूफ़, जिनकी शिकायत लेके मेरे पास आ रहा है उनको भी तो साथ लेके आ। और मैंने पूरा अरेंजमेंट कर लिया था सब। तो माय गॉड, सबको मारने का? जी, ये मैं जीवन में पहली बार बोल रहा हूँ। मैं दिवाली का इंतज़ार कर रहा था। फिर उसमें भी नाकाम रहे ना? नहीं, वो कोशिश हो नहीं पाई, दिमाग में रहा बस। नहीं, दिवाली के पहले एक ऐसी इंसान, एक ऐसी शख्स मिली जो जीवन का पूरा रुख, पूरी नदी मोड़ दी, जिसकी वजह से फिर से जीने की इच्छा हो। तो ऐसा लगता है मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस के ये जो कहते हैं हम लोग, जी वो ये वही जो राम रच रखा। हाँ बिल्कुल सच। ये करूँगा, वो करूँगा, खुदकुशी करूँगा, दूसरों को मार दूंगा। आप कुछ नहीं करते हैं जीवन में, आपको लगता है आप जी रहे हैं, आप जी नहीं रहे हैं, उसकी वजह से आप चाहते मर जाए, आप नहीं मर सकते जब तक वो ना चाहे। आप जाको राके साइया मार सकते, आप खुद को नहीं मार सकते जब तक वो ना चाहे, और कोई क्या मारेगा आपको। लेकिन आज मैं सारे व्यूअर्स से कहना चाहूँगी कि देखिए दो चीज़ें हैं, आप ना कभी खुद को मारने की कोशिश करें, ना कभी दूसरों को मारने की कोशिश करें। बुरा वक्त है, गुस्सा है, निराशा है, डिप्रेशन है, जैसा कि सबसे शुरू में अक्षत ने कहा कि
उस समय को चुपचाप बिता दीजिए। उसके बाद जो मिरेकल्स आप देखेंगे वो मिरेकल्स की हम बात करेंगे जो अक्षत गुप्ता के हाँ, और जीवन मैं में ये जो हुए। भी आपको बता रहा हूँ ना, आई एम नॉट प्राउड ऑफ एनी ऑफ दिस। ट्रू। फिर आप, when you are not proud of this, why are you even speaking about it? I am speaking about it because I strongly believe that unless and until I do not accept myself, I cannot expect you to accept me. ट्रू। जब तक मैं अपने आप से ही सामंजस्य नहीं बिठाऊंगा, मैं कैसे उम्मीद करूंगा कि आप मुझे जाने पसंद करें? मैं खुद को ही नहीं पसंद करता हूँ, मैं खुद से ही नहीं नज़र मिलाना चाहता, मैं खुद से ही झूठ बोल रहा हूँ। मैं झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ, ये हुआ था जो है ये वो सब। ब्लैक एंड वाइट। और ये बेवकूफ़ी ही थी, खुद की जान लेना भी बेवकूफ़ी थी, बाद में जो दिमाग में सोचाई थी वो भी गलत था। मैं आई एम नॉट एंडोर्सिंग एनी ऑफ इट, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ दिमाग है। ये बड़ी बदसूरत चीजें थी, जबकि ईश्वर ने, ऊपर वाले ने एक बड़ा खूबसूरत रिश्ता बना के भेजा था जो थोड़े हाँ, बाद निकाल आया सामने। हमें उस समय क्या है, अंधेरे में दिखाई नहीं देती चीजें। नहीं, कुछ नहीं। हमें दिखता नहीं कि बहुत दूरी पर या थोड़ी दूरी पर एक रोशनी की किरण है, उसका उतनी दूर तक थोड़ा चले अगर तो जीवन बदल सकता है इनकी तरह। हम लोग मुंबई में बैठे हैं, एक बड़ा अच्छा सा उदाहरण है। आपके जो भी लिसनर्स हैं वो, उनमें जो लोग समंदर देखे हैं या उस पर उतरे हैं, बहुत अच्छी बात है। जो नहीं उतरे कभी तो उतरेंगे, समंदर तो एक बार देखना बात। मैं तो रहता हूँ समंदर के बगल में। अब क्या होता है ना, हम जब पानी में जाते हैं ना दीदी, तो लहरें आती हैं, तो हम अंदर जाना चाहते हैं, तो हम 4 कदम चलते हैं, फिर एक लहर आती है, हमको 2 कदम पीछे ढकेल देती है। फिर हम 4 कदम चलते हैं, फिर लहर आती है, 2 कदम पीछे ढकेल देती है। लहरों के अंदर जाने का तरीका लहरों से लड़ के जाना नहीं होता है। सही तरीका समंदर में जाने का ये होता है कि जब आपके पास लहर आ रही है तो आप पूरा सर लेके अंदर सबमर्ज हो जाए, वो लहर आपके ऊपर से क्रॉस हो जाने दें। तो होता क्या है कि आप वो 2 कदम पीछे नहीं जाते हैं, आपका एफर्ट, आपकी एनर्जी बची रहती है। फिर आप उठें, फिर आप 4 कदम चले, अगला लहर आया, फिर उसको समर्पित हो जाए, सरेंडर कर दें कि जाओ। वक्त ऐसे ही, समय ऐसे ही है, आप समय से लड़ के जीत नहीं सकते। आपको समय के सामने सरेंडर करना पड़ेगा, भगवान जी के सामने कि आप जो करेंगे अच्छा करेंगे, चाहे इस जन्म की गलती होगी, चाहे पिछले जन्म की गलती होगी, चाहे मेरी गलती होगी, चाहे उसकी गलती होगी, क्या बात है, खूबसूरत। कर लेते हैं। तो समंदर से लड़ेंगे तो थकेंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे। समंदर पे सरेंडर कर देंगे तो कम थकान होगी, ठंडक बनी रहेगी और आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसा ओशो एक कहानी हमेशा कहते थे कि तिनका है नदी में, जी। अब तिनका ये सोचे कि ना ना मैं तो लड़ूंगा, लेकिन जाना तो उसको बहाव के साथ ही है, साथ तुम लड़ लो। और या फिर तिनका कहे कि ठीक है अब नदी जहाँ ले जा रही है, तो बोले आपको जाना तो वहाँ है ही, हाँ। अब लड़ के जाओ या समर्पण के भाव से जाओ, या आपको तय करना है। बचपन में बोलते थे ना, बेटा स्कूल तो जाना पड़ेगा, रो लो लो यहाँ से लो। जैसे जाना चाहो, जाना तो पड़ेगा। क्या बात है। चलिए अब थोड़ा सा माहौल वो कर देते हैं। आपने बचपन का जिक्र किया, बचपन कैसा था? अंबिकापुर तो बहुत छोटी सी जगह है, मैं बहुत बचपन में आपके होम टाउन गई हुई हूँ, जी। और मुझे एक छोटा सा कस्बा जैसा ही याद है अंबिकापुर। ये तो पता चल गया आपके सारे इंटरव्यू से कि पढ़ाई में अच्छे नहीं थे तो 6th में फेल हो गए थे। तो ओवरऑल तो बचपन कैसा था? और अगर बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं होता तो किसी चीज़ में तो होता है, चाहे चित्रकारी में हो, चाहे कविता लिखने में हो, स्पोर्ट्स में हो, डांस में हो, कुछ तो अच्छा करते होंगे। मैं बहुत अच्छा बच्चा था वैसे, पढ़ाई में नहीं था। आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी ओबीडिएंट सन। ओके। मैं चाहता हूँ कभी कोई मेरे माता पिता को दो सोफ़ा ला के बैठाए और पूछे कि कैसा था आज, तो वो मुस्कुरा के तारीफ़ करेंगे। आई प्रॉमिस यू दैट। डांस में अच्छा था मुझे, मैं अभी भी डांस में अच्छा हूँ, मैं अच्छा डांस कर लेता हूँ। अभी यहाँ जगह नहीं है, करवाया जाएंगे तो। और क्रिएटिव चीज़ों पे मज़ा आता था करने, कविताएं लिखना ठीक लगता था, बट नेवर थॉट कि वो मेरा प्रोफेशन हो जाएगा, कि मैं लेखक ही हो जाऊँगा बाद में। और छुटपन में डिबेट में बहुत अच्छा रहा हूँ मैं। एक जिसको को करिकुलर एक्टिविटीज़ बोलते हैं स्कूल के, उस पर सब में था। लीडरशिप में था, एक स्कूल का हेड बॉय रहा हूँ, दूसरे स्कूल का डिप्टी हेड बॉय रहा हूँ, टीचर्स का चहेता रहा हूँ, डांस डिबेट ये सब में रहा हूँ। बस पढ़ाई समझ में नहीं आई। स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा रहा हूँ। मैं फुटबॉल में नेशनल रहा हूँ, मैं वॉलीबॉल में स्टेट्स रहा हूँ, मैं स्विमिंग में स्टेट्स रहा हूँ, मैं बैडमिंटन में स्टेट्स रहा हूँ। ओह, तो फिर क्यों अपने आप को फेलियर समझने लगे थे कि सिर्फ एकेडमिक्स में अच्छे नहीं है इसलिए? नहीं, रिश्तों में हार रहा था, बार बार रिश्तों में हार रहा था। मैं अच्छा बेटा बन पाया, पर कोशिश करने के बावजूद मुझे लगता है कि हर शख्स के ना 2 माँ बाप होते हैं। एक माता पिता जिनसे आप आए हैं, और दूसरा जो आपके समकक्ष बनते हैं,
अगर आप ईमानदारी से चाहें तो आप उनको माता पिता जैसे ट्रीट करते हैं। तो मैं उस फ्रंट में सुपर फ्लॉप रहा हूँ, सुपर फेल रहा हूँ। नहीं, ओनली वंस। नहीं, ट्वाइस भी। ऐसा क्यों के? बस फादर इन लॉ से कभी बनी ही नहीं। वो है, अब होता है ना, कुछ लोगों के जीवन में कुछ सुख नहीं लिखे। अभी वाले भी फादर इन लॉ से नहीं मिले? नहीं, उनसे दूर से ही प्रणाम होता है आज भी। अच्छा, मतलब वो सुख जीवन में नहीं है। नहीं मतलब उनकी कोई गलती नहीं है, वो अपनी जगह वो सही है भाई। जो मेरी जो समकक्ष है, फिर से लव मैरिज है। क्या होता है ना कि जब आपका दिल टूटता है तो आपके जहन में ये बात आती है कि प्यार व्यार सब बेकार है और अब मैं जीवन में कभी प्यार नहीं करूँगा। तो मेरे भी दिमाग में ऐसी था कि अब मैं जीवन में कभी प्यार नहीं करूँगा। फिर मुझे ये शख्स मिली जिन्होंने मुझे डिप्रेशन से उबारा। इनका नाम तो अपने से, इनका नाम बुलबुल गोयल है। प्यार से उनको इंडस्ट्री के लोग और मेरे आसपास सभी लोग बीजी के नाम से जानते हैं। मुझे संकोच होता था, जैसे ट्रेन में, बस में, फ्लाइट में, तो होता ना कि हाँ फ्लाइट उड़ने वाली है, बुलबुल, ट्रेन में बैठ गया हूँ बुलबुल। तो मुझे ऐसा लगा कि लोग ऐसे सोचेंगे कि पब्लिक डिस्प्ले ऑफ लव कर रहा है, ओ बाबू बेबी सोना। तो मैं बोला यार ये बुलबुल बुलबुल तो नहीं बोल पाएंगे हम, मतलब ठीक नहीं लगता। तो बोले तो क्या हो गया, जो मन करे बोले। तो उनका नाम बुलबुल गोयल था, तो उनका शॉर्ट फॉर्म बीजी। बीजी, ओके। अब उनको प्रेम जिससे हुआ उसका सरनेम गुप्ता है। हाँ, तो भी ठीक है। तो जब हम लोग, तो पहले हुआ कि प्यार कभी नहीं करूँगा, बहुत अच्छी थी, तो प्रेम हो गया। फिर उन्होंने प्रपोज किया कि अक्षर शादी करेंगे। और उन्हें सब पता था आपका पास? सब कुछ पता था। तो जब वो मेरे करीब आ रही थी तो भी मैंने उनको कहा था कि यू आर बोर्डिंग अ सिंकिंग शिप। आप बहुत अच्छी महिला हैं, बहुत अच्छी लड़की हैं, आपका मेरे जैसा कोई पास्ट नहीं है, कोई एंगेजमेंट ब्रेकअप नहीं, कोई मैरिज डिवोर्स, कुछ नहीं, क्लीन स्लेट। मैं बोला जिसको चाहेंगे। वो वर्किंग थी उस समय, 2-2.5 लाख रुपए महीने की उनकी सैलरी थी। मैं 3.5 करोड़ के कर्जे में, डिवोर्सी, बेटा, हार्ट पेशेंट, डिप्रेशन, फाइनेंशियल क्राइसिस, मेंटल अनस्टेबिलिटी, तो मानसिक, आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक। तो कोई महिला होने के नाते पूछो, कोई महिला क्यों शादी करना चाहेगी? मतलब ऐसा वाला प्रेम हो गया था एकदम हाँ आपके प्रति। तो वो कह रहा हूँ, बात फादर इन लॉ की कर रहे थे। तो एज अ फादर, पिता के तौर पे वो सही थे। पिता के तौर पे तो पिता पता करते हैं ना कौन है, क्या है, कैसा है। अब कोई पिता नहीं मानेगा, कोई पिता नहीं मानेगा। तो हम तो Can't believe him. हम तो 1.5 बदनाम थे वहाँ उस समय कि। तो उन्होंने कहा कि तुम जो 2-2.5 लाख रुपए कमाती हो, तुम्हारी कमर टूट जाएगी, जीवन भर कमा के इस परिवार को दोगे तो भी गड्ढा नहीं भरेगा। वो बोलता ना, गिव मी वन गुड रीजन व्हाई शुड आई Let you गेट marry. यू मैरिड टू दिस मैन। आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक, जो भी बच गया सब खत्म है। ये व्यक्ति, ये पूरा परिवार खत्म है, ये उभर नहीं सकते। तो बीजी ने बोला कि नहीं। मैं बोले क्या, एक कारण बताओ। बोले दिल नहीं दुखाएगा, खुश रखेगा। और कहाँ लिखा हुआ है कि आदमी ही कमाएगा, महिला ही घर चलाएगी। इसीलिए मैं बहुत प्राउडली आज भी बोलता हूँ, आई एम अ फुल टाइम हाउस हस्बैंड। वो काम करती थी, वो घर संभालती थी। बोलते आप लो ना यार, टेक योर टाइम, जितना टाइम लेना। 6 साल में 3 किताबें लिखा हूँ। तो 6 साल मुझे कौन संभाल रहा था, वही संभाल रही थी। तो उस समय जब मेरी स्थिति खराब थी तो मेरे फादर इन लॉ, जो कि अपनी जगह से, क्या होता है दीदी, कई बार ना दोनों लोग अपनी अपनी जगह सही होते हैं, लेकिन मेरा सही आपका गलत और आपका सही मेरा गलत बन जाता है। तो वैसी वाली कोई स्थिति थी। अब जब चीज़ें ठीक हुई हैं तो दूरियां इतनी बढ़ गई हैं उस समय की वजह से कि अब मुझे लगता है कि जब वो समय आपके बिना निकाल लिए तो आगे भी निकाल ही लें। आप अपनी पत्नी को जब समकक्ष कहते हैं ना, और हर इंटरव्यू में आप कहते हैं मुझे, क्योंकि क्या होता है, संगिनी, हमसफर, लाइफ पार्टनर, और पत्नी बीवी तो खैर सब कहते ही है। समकक्ष मैंने पहली बार सुना जी। ये सोच कहाँ से आई, क्यों आई? जैसा कि आपने मुझसे कहा था इंट्रोडक्शन देते समय कि अपना इंट्रोडक्शन खुद दो, मैंने बोला था कि उर्मिला पुत्र अक्षत गुप्ता। तो वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित होकर हम सब लोग हाय माय नेम इज़ अक्षत गुप्ता, सन ऑफ श्री अजय गुप्ता बोलने की आदत पूरे देश को है। लेकिन ये तो मैट्रियार्की सोसाइटी के हम लोग रहे हैं बहुत पहले से। आपके जितने भगवान हैं आप देख लीजिए, अंजलि पुत्र, गंगा पुत्र, कौशल्या, देवकी नंदन, यशोदा नंदन,
उनमें से जिन लोगों ने शादी की वो राधे श्याम, सिया राम, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, है ना। तो ये तो हमारे कल्चर का हिस्सा रहा है। और मुझे तो माँ से बहुत कुछ मिला, पिता से भी मिला, लेकिन पिता चाह के भी, किसी के भी पिता, सामाजिक ढांचे की वजह से बच्चों को उतना वक्त दे नहीं पाते हैं जितना वो देना चाहते हैं और जितना बच्चे उनसे एक्सपेक्ट करते हैं ज़्यादातर। तो माँ के साथ समय ज़्यादा भी बीतता है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं आजकल पॉडकास्ट में लोग मुझसे सुन के प्रभावित होते हैं, वो उसमें ज़्यादातर चीज़ें बचपन से माँ से आती थी कि बैठो एक कथा सुनाते हैं, हम ऐसे होता है। बाद में अच्छा लगने लग गया तो खाना खिलाते समय ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार चला नहीं, अलग अलग कथाएं चली। क्या बात। उस समय टीवी का चलन नहीं था जब हम छोटे थे, तो रामायण महाभारत एक दूरदर्शन चैनल चलता था। तो उसके अलावा जो ये बाल गणेश और छोटा भीम जो आजकल के बच्चे देखते हैं, हमको उन चीज़ों का एक्सेस रहा नहीं। हम ही मैन और स्पाइडर मैन वाले, और उसके अलावा रामायण और महाभारत देख। तो उस समय के हम लोग रहे हैं। तो बाकी की जितनी कहानियाँ हैं वो खाना खाते समय माँ सुना दी। एक गणेश जी की एक पूजा होती है पीले टीके वाली, महिलाएं रखती हैं हमारे घर की अपने हस्बैंड और बच्चों की सलामती के लिए। तो उसमें ये होता था, अब तो नहीं हो पाता है, पर उसमें ये होता था कि हमारे फादर लोग 5 भाई और एक बहन, तो वो सब की समकक्ष सारे बच्चे और हमारी दादी सब बैठते थे। वो दादी बोलती थी कि सबको एक एक कहानी सुनानी पड़ेगी, और सामने गणेश जी की मूर्ति लगी, पूजा हो चुकी है, तो कहानियाँ ज़्यादातर गणेश जी के आसपास होती थी। तो शुरू के जो 3-4 जिन महिलाओं को मौका मिलता था तो गणेश जी की फटफट कहानी सुना, बाद में गणेश जी की कहानी ख़त्म हो जाती थी। तो फिर एक हनुमान जी की कहानी, एक शिव जी की कहानी, एक कार्तिक की कहानी, तो बाकी के किरदार आने लग जाते थे गणेश जी के आसपास के। तो हर बार अच्छा, फिर बाद में जैसे आप अंताक्षरी खेलते ना, तो होता है कि नहीं ये गाना हो चुका है, फिर से नहीं गाओगे, तो वो अगले साल लोग याद रखते थे, तो बोलते थे नहीं ये पिछली बार हो चुका है। तो फिर एक तैयारी चलती थी थोड़े दिन पहले से, नई पौराणिक गाथाएं कथाएं ढूंढो, तो ये ना बोले कि नहीं ये तो इन्होंने पिछली बार सुनाया था। वो सब में फिर सीखते चले। तो माँ के साथ बहुत वक्त बीता है। और अभी जो हमारी समकक्ष है उन्होंने जो किया है, वो मुझसे 3.5 साल छोटी हैं। मैं बहुत बेबाकी, बहुत बेशर्मी से और बहुत ही गर्व से ये कहता हूँ कि मैं अब जब भी कोई नया अवार्ड मिलता है मुझे, या कोई चेक मिलता है, या कोई नया एग्रीमेंट साइन होता है, 8 और किताबें रिलीज़ हो रही हैं मेरी, 8 फिल्में हैं, तो काफ़ी बार ऐसे मौके आते हैं। 8 और किताबें अलग, 8 फिल्में अलग। जी। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो वो अवार्ड लेके घर आया हूँ या चेक लेके या एग्रीमेंट साइन करके, तो वो पन्ना या वो अवार्ड या वो चेक उनके हाथ में देके अपने दोनों हाथ से मैं उनका दोनों पाँव छूता हूँ, अपनी समकक्ष का, बीजी का। शुरू में वो थोड़ा झिझकती थी कि क्या कर रहे हो, अब उनको पता है कि करेगा ही, तो अब वो मतलब ऐसा कुछ नहीं हो, आराम से। भाग्य में विश्वास करते हैं? जी मैं करता हूँ। भाग्य तो आप नहीं चाहे तो भी विश्वास तो करना होगा। तो लगता है कि जो अब जो सब कुछ हो रहा है वो उनके भाग्य से हो रहा है? बिल्कुल 100%, बिल्कुल 100%, मेरी माँ के भाग से और मेरी समकक्ष के भाग से। आपने भी इतनी अच्छी बात कही कि हमारे संस्कारों में तो हमेशा से यही था, कौशल्या नंदन, देवकी नंदन। आज देश में जब महिलाओं की स्थिति, सब खबरें हम लोग देखते हैं, जिस तरह से लगातार हर दिन अपराध बढ़ रहे हैं, अपराधों की खबर आती है, तो एक ऐसा आदमी जो लेखक भी है, लेखक हृदय है, जो हिंदू संस्कारों की बात उस सब बात करता है, वो उसके मन पर क्या बीतती है? बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, और बड़ा असहाय महसूस करता हूँ। बहुत सारे वाक शक्ति के लोग हैं जो इस पे बहुत कुछ बोलते हैं। कलकत्ता में जो हुआ, और कलकत्ता का हाईलाइट हुआ, इसका ये मतलब नहीं कि बाकी जगह नहीं हो रहा है, सब जगह हो रहा है। इसको बिना पॉलिटिकल रंग दिए मैं एक बहुत छोटी सी बात आपसे कहता था, क्योंकि बड़ी बड़ी बात करने के लिए बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं। ये जो हम लोग मजाक में कहते हैं ना, पापा की परी, कुछ लोग अपनी गाड़ी में लड़कियां लिखवा भी लेती हैं पापा की परी। और हम लोग ना बचपन से अपने बच्चों को, खास करके हमारी जो जनरेशन है, हमारी जो बिटियाएं हो रही हैं, हमारे आसपास जो बच्ची हैं, उनको ना हम लोग बोलते हैं प्रिंसेस, पिता भी बोलते हैं प्रिंसेस, आसपास वाले, वो खुद भी
शी वॉन्ट्स टू फील लाइक अ प्रिंसेस। हम वहीं से अपने बच्ची को कमज़ोर करना शुरू करते हैं। जब जैसे आप प्रिंसेस बोलेंगे ना तो आपको एक आपके दिमाग में हाँ एक तस्वीर उकेरी जाती है कि गुलाबी रंग की पोशाक है जिसको ऐसे करके वो पकड़ी हुई है, एक टियारा बोलते हैं ना, क्राउन जैसे, एक टियारा पहनी हुई है, घोड़े बग्गी पंपकिन वाले शेप का। प्रिंस का इंतजार कर रही है। नहीं, प्रिंस ऐसे घुटने पे बैठा हुआ है क्योंकि वो इतनी नाजुक है कि वो घोड़े बग्गी से जो अगला जो सीढ़ी है जो रखा है, क्या पीढ़ा जो रखा है, उस पे कदम रखने के लिए उसको हाथ की ज़रूरत पड़ रही। तो एक लाल यूनिफॉर्म टाइप के एक ड्रेस में एक प्रिंस बैठा हुआ है एक घुटने पे, तो वो एक कदम ऐसे करके उतर रही। ये अंग्रेजों के ने सिखा दिया ना कोई सब। आप सिंड्रेला प्रिंसेस नहीं राजकुमारी बोलेंगे ना तो आपके दिमाग में झांसी की रानी बनेगी। घोड़े पे बैठे हुए तलवार हाथ में लेके चीखता हुआ कोई दिखेगा आपको। तो हर जगह आप देखिए कि महिलाओं को बिल्कुल सेम वो दिया जाता था, जो पूरी विद्या दी जाती थी सेम दी जाती थी। तो आप माई प्रिंसेस बोलेंगे तो उसको तो लगेगा। तो आपको क्या लगता है अब क्या होना चाहिए इस समय समाज में? इस समय इमीडिएटली हमें क्या करना चाहिए? बड़ा आसान होता है किसी भी देश के या किसी भी रिलीजन के प्रैक्टिसेस को बुरा भला कह देना सभी के लिए। मुझे लगता है कि कम से कम इस एक पाप के लिए ना वो तालिबानी स्टाइल हो जाना चाहिए कि दोनों हाथ दोनों पैर काट के ना चौराहे पे पेड़ के नीचे बिठा देना चाहिए। वहीं बैठे हो तो बच्चे पूरे जीवन वहीं बैठे हो। कोई 8-10 साल की ट्रायल्स नहीं होंगे, कुछ नहीं होना चाहिए। प्रूफ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी इनोसेंट को आप चढ़ा दीजिए, लेकिन जब प्रूव हो गया है, अगला आपने मुंह से बोल दिया है, फिर आप उसको बिठा के क्यों खिला रहे हो? भाई मेरे टैक्स का पैसा भी लग रहा है, वो चलता रहेगा। फिर आप अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलेगा, फिर हाई कोर्ट में जाएगा, फिर 4 साल वहाँ ऐसी तैसी होगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, उसके बाद फिर वो राष्ट्रपति से वो मांगने चले जाते हैं, क्या माफ़ी मांगने चले जाते हैं। फिर वो कुछ पॉलिटिकल स्टाइल होता है, पता नहीं क्या कारण होता है, ऐसे लोगों को कई बार माफ़ी भी दे दी जाती है, फिर वो बाहर आ जाते हैं। तो इतने आप क्यों आप मेरे टैक्स से पैसे में मेहमान बना के खिला रहे हो? और आप ना अक्षत हमेशा चूंकि हिंदुओं की इतनी बात करते हैं। सॉरी, मैं थोड़ा भड़क गया इस बात पे, पर ये सबके विचार हैं, कोई कह लेता है कोई कह नहीं पाता, बट ये सबके विचार हैं कि आएगा, हो सकता है इस पे 4 लोग मुझे भी बोलेंगे कि तेरे साथ भी ये करेंगे, हाँ ठीक है, लेकिन उससे फिर सच नहीं बदलेगा ना। जो व्यक्ति ये करते हुए ऐसे घृणित अपराध करते हुए वो उनको मानव की श्रेणी में डाल नहीं सकते। आप डाल ही नहीं सकते उनको इंसान की श्रेणी में। और जू में जिन जानवरों को भी आप बंद करते हैं, कम से कम पब्लिक पैसा दे के टिकट खरीद के जाती है उन लोगों देख, कुछ तो सरकार को रेवेन्यू ही मिलता है उस जेल के अंदर पड़े हुए जानवरों पे। तो इन लोगों को क्यों मुफ्त में पाल रहे हैं हम लोग? नवदुर्गा की बात कर रहे हैं तो आप अपने घर परिवार अपने आसपास की महिलाओं को इतना स्ट्रॉन्ग कीजिए, बोलिए उनको कि ऐसा कोई करे ना तो अगर रोड पे बदतमीजी करे तो चप्पल मार के आना, और कमरे के अंदर बदतमीजी करे तो चाकू मार के आना, हम देख लेंगे, संभाल लेंगे। मुझे ये सिखाया गया था थप्पड़ मारने तक चाकू नहीं, और हमने अपनी बेटी को यही सिखाया कि कोई छेड़खानी करे तो 2 थप्पड़ मार के आना, बाकी हम देख लेंगे। नहीं, अगर आप कमरे के और अंदर नजर नीचे करके मत जाना। कमरे के अंदर कोई कुछ कर रहा है तो आपको आपकी आबरू बचाने की जो करना पड़े वो करिए। तो आप प्रिंसेस से अगर राजकुमारी बना देंगे तो वो किसी के हाँ इतनी नाजुक होने की जगह तलवार चलाना सीखेगी। और या फिर उनको पीछे से इतना बैक कीजिए कि कर क्या हो। अगर एक आदमी रेप करने के बाद 10 साल तक केस लड़ सकता है तो हम तुम उसके साथ जो कर क्या होगे उसके बाद हम भी केस लड़ेंगे ना 10 साल तुम्हारे लिए। ऐसी क्या बात है? ये हिम्मत हर बेटी को, हर महिला को मिलनी बहुत देनी पड़ेगी, हमको ही देनी पड़ेगी। चलिए अब सोशल इशू से वापस आपके पर्सनल लाइफ पे आते हैं। तो इंदौर में ये सब कुछ हुआ, एक बहुत कड़वे रिश्ते से। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी क्या सोचते हो आप, हर इंटरव्यू में आप ये अपनी शादी का और अपने बेटे का जिक्र कर देते हैं, कभी उधर से कोई आपत्ति? क्योंकि अब तो बेटा भी बड़ा हो गया होगा। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ। साइलेंस है कंप्लीट। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ आपत्ति तो आए। इस बार तो बड़ी तैयारी में हूँ मैं कि कोई एक बार बोल के तो दिखाए कि ये फलानी जगह पॉडकास्ट में ये बोला है, हमको मां नानी का दावा करना। और बोलता मैं इसलिए हूँ कि आज भी मुझे मेरे बेटे से नहीं बनने दिया जाता। आपको मेरे से दुश्मनी है, मेरे से निभाओ। आप अपने बच्चे का खराब कर रहे हो।
तो इस बात का मलाल भी है और गुस्सा भी है, और रहना भी चाहिए। बेटे एक बात मुझे आपके और इंटरव्यू सब सुन रही थी तो मुझे लगा कि मेरे ख्याल से 10 साल हो गए अपने बेटे को नहीं देखा है, राइट? यस सर। क्या पता बेटा ना, मतलब बेटे को कुछ ऐसा बताया गया हो कि बेटा आपसे ना मिलना चाहता हो? ऐसा ही What है, if? बेटे को ऐसी चीज़ें बताई गई है, मेरे पास विजिटिंग राइट्स थे, मैं कोर्ट में मिला हूँ उनसे, और इस तरीके की चीज़ें मुझे पता है कि बताई गई है। आज छोटे हो सकते हैं, वो आज नहीं समझ में आ रहा है, या आज उनको जो बोल दिया जा रहा है वो उनको वो ठीक लग रहा होगा, और इसीलिए मैं कभी जिद नहीं करता हूँ, मैं कभी कोशिश नहीं करता हूँ। क्या है दीदी, आप भी एक माँ है, एक छोटे से बच्चे को एक तरफ से आप और एक तरफ से आपके समकक्ष खींचेंगे, हम लोग तो बलशाली लोग हैं ना, कंधा तो बच्चे का दुखेगा ना, जिसको ज़्यादा प्यार होगा ना वो हाथ छोड़ देगा। छोड़ देगा, ये कहानी भी थी। मैंने हाथ छोड़ दिया कि इसको तकलीफ हो रही है यार, कैसा विजिटिंग राइट्स, और कैसा कि हर 15 दिन में मेरे बच्चे को अगर कोर्ट आना पड़े, 6.5 साल के बच्चे को, कोर्ट का माहौल बच्चों के लिए थोड़ी ना होता है। पर आपने एक कविता लिखी जो आज मैं देख रही थी यूट्यूब पर, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं चाहती हूँ अगर थोड़ा सा सुना दे वो। 2 लाइन सुना देता हूँ, बाकी आप उसको पूरा लगा दीजिएगा। मैं उसको पूरा पढ़ता हूँ तो मैं रोने लग जाता हूँ, मैं अभी यहाँ रोना नहीं चाहता। वो 2 लाइन ये है कि मेरा बेटा खो गया है, किसी को मिले तो बताना ज़रूर, ये उसका शीर्षक है, बाकी आप डाल दीजिएगा पूरा। बहुत मैं उनकी तस्वीरें भी हैं इसलिए भी डाल दीजिएगा, क्योंकि हम ये ना वो एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर्स पे या पौराणिक कहानियों पे या किताब पे बात नहीं हो रही है, बड़ी आत्मीयता वाली बातें हो रही है, तो उसमें उनकी तस्वीरें हम डाल दीजिएगा, और मेरे को पूरा भरोसा है कि वो आएंगे। एक बड़ी कमाल की वो लाइनें हैं जिससे मैं अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाता हूँ कि मेरी ज़िंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रख दे, तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकलना चाहे, मुझे फूकने से पहले मेरा दिल निकाल लेना, किसी और की अमानत कहीं साथ जल ना जाए। तो दिल तो उन्हीं के पास है और वो लौटे। मेरा बेटा खो गया है, किसी को मिले तो मिलाना ज़रूर। अब ज़रा बड़ा हो गया होगा, ढीली ढाली नीली वाली एक जीन्स पहनी है उसने, और छोटा भीम वाला टी शर्ट, रंग लाल है। मेरे जहन में उसकी उम्र अब भी 6 साल है। अगर हंसता हो मेरे बगैर भी कहीं तो मेरी तरफ से भी उसे हंसाना ज़रूर। मेरा बेटा खो गया है, किसी को मिले तो बताना ज़रूर। मुझसा ही दिखता है, अब कद में आधा होगा मेरा। बोली में भी उसकी मेरे झलक है, ये यकीन नहीं वादा है मेरा। अगर कहीं छुप के कोने में रोता हो मेरे लिए तो उसे थोड़ा हंसाना ज़रूर। मेरा बेटा खो गया है, किसी को मिले तो बताना ज़रूर। उसकी पसंद के सारे गाने कई बार गुनगुना के पीता हूँ मैं। तस्वीरें हैं मेरे पास कुछ उसकी, बलबूते उसी के तो जीता हूँ मैं। जो उसे भी अगर याद हूँ मैं तो मेरा हाले दिल बताना ज़रूर। मेरा बेटा खो गया है, किसी को मिले तो मिलाना ज़रूर। मुझसे उसे छीनने वाले हो ना हो, पर हरकत पे उनकी मैं शर्मिंदा हूँ। पुरजोर कोशिश की थी मैंने मरने की, पर कोई तो वजह है कि मैं अब भी जिंदा हूँ। नादान है, नासमझ है, मासूम भी है, वो है मेरे जीने की वजह, उसे बताना ज़रूर। मेरा बेटा खो गया है, किसी को मिले तो मिलाना ज़रूर। चलिए, अब जीवन के एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहे थे, जी एक उम्मीद की किरण बनके आपकी समकक्ष जी, मेरी बुलबुल बीजी है वो आपके जीवन में आई। जी लेकिन तब तक भी क्योंकि आपका तो रेस्टोरेंट का बिजनेस चल रहा था, अब वो तो उसमें भी थोड़े उतार चढ़ाव आए होंगे, लेकिन लेखक बनना है और ये हिंदू धर्म और हमारे भगवान देवी देवताओं पर इस तरह से किताबें लिखनी है, या हिडन हिंदू नाम सुनते कई बार लोग सोचते हैं अच्छा क्या होगा इस किताब में। मेरे मन में भी यही सवाल उठा था जब मैंने किताब उठाई थी। तो ये इस दिशा में फिर आपको जीवन आपका कैसे आगे बढ़ा? और मैं लिखता था शौकिया तौर पे। अच्छा, पहले से लिखते हैं। कविताएं लिखता, कविताएं लिखता दोस्तों के लिए। जब पहली बार हिरोशिमा नागासाकी के बारे में पढ़ा था तो उस पर मैंने एक कविता लिखी थी
पहली बार टाइटैनिक फिल्म देखी थी तो उस पर एक कविता लिखी थी। तब तो छोटे रहे होंगे। हाँ, तो शौकिया तौर पे बहुत पहले से लिखता था। कुछ याद है, एक दो लाइनें तब की बचपन की लिखी हुई? नहीं। सब लेकिन नोट हाँ, है, हाँ। पूरा प्रॉपर डायरी है। मैं सोच रहा हूँ कुछ छपवाने का, उस पर भी देखा जाएगा। तो ये सब करता था, लेकिन जब ये 2014 का जो समय मेरे जीवन में आया, उस समय एक एक करके सब रेस्टोरेंट्स बंद हो गए। काफ़ी सारे केसेस चढ़ा दिए गए, बहुत नुकसान हुआ हर तरीके से। मैं कर्जे में आ गया। उस समय मैं हमेशा कहता हूँ कि आप, क्या होता है ना, स्कूल में हमारे 5-6 हॉबीज़ होते हैं, फिर हम कॉलेज में आते हैं तो 5-6 का 2-3 हो जाता है, फिर शादी होती है तो एक आध बच जाता है, और जैसे ही परिवार में एक बच्चा हो जाता है तो वो भी ख़त्म हो जाता है। सच है ना? ऐसा ही होता है। बट उस कोशिश करनी चाहिए उसको जिंदा रखने की। बट मैं वही कह रहा हूँ कि, और ये सब लोगों के लिए है कि आप ना अपने जीवन में अपनी एक हॉबी बचा के रखिए। अगर आप अपनी एक हॉबी बचा के रखेंगे ना, तो किसी दिन वो एक हॉबी आपको बचा लेगी। क्या बात, सही बात। आप उस एक हॉबी को बचा के रखिए, आप अपने अंदर वो एक बच्चे को बचा के रखिए, वो बच्चा आपको बचा लेगा, आपका जीवन संवार देगा, बचा देगा आपको। लिखना मेरा शौक़ था, वो शौक़ से कब प्रोफेशन बना, उसकी कहानी बहुत, 2 कारण थे छोटे छोटे। पहला कि अगला रेस्टोरेंट खोलने की हिम्मत नहीं बची थी, हाँ पैसे थे, कर्जे में डूबा हुआ था। दूसरा कि फिर बेटे पे जाना पड़ेगा, पर क्या करें। मेरा घर ना दीदी बहुत सुंदर था, लेकिन शहर से थोड़ा बाहर था, इंदौर में। जी। तो आसपास स्टेशनरी शॉप जैसी चीज़ें नहीं थी। 6-6.25 साल के मेरे सुपुत्र थे, वो पापा और डैडी नहीं बोलते थे, वो अक्की बोलते थे। अक्की आप ये कर दीजिए, दोस्त जैसी बात। वो मेरे पिता मेरे दोस्त रहे, मैं वैसे ही चाह रहा था कि पापा बाबूजी डैडी नहीं, मान सम्मान अपनी जगह है, वो आप पे झलकता है। तो उन्होंने एक दिन कहा कि अक्की मुझे ड्राइंग कॉपीज और ला दीजिए, मेरी ड्राइंग कॉपी ख़त्म हो गई। बच्चे क्या, एक पन्ने पे एक स्टार बनाते हैं, एक गोला बनाते हैं, पन्ना वो ख़त्म हो गया। 12-15 पन्ने होते हैं वो ड्राइंग कॉपी में। मैं बोला हाँ बेटा आज ले आएंगे। बाहर निकलने के बाद 660 चीज़ें होती हैं, दिमाग से उतर गया। रात को मैं आया, वो सोए हुए थे, मैं सो गया। सवेरे उठे, छुट्टियाँ चल रही थी, सवेरे उठे, बोला कि मेरी ड्राइंग कॉपी। तो वो सुबह उठे इस खुशी में कि ड्राइंग कॉपी आ गई होगी। मैं भूल गया था। मैं बोला सो सॉरी बेटा, मैं भूल गया, आज पक्का जाऊँगा। बहुत ओबीडियंट बच्चा था, बोला कोई बात नहीं, ठीक है। मैं फिर निकला काम काज में, मैं फिर भूल गया। रात को आया, सो गया, सुबह अक्की मेरी ड्राइंग कॉपी। मैं बोला सो सॉरी बेटा, आज पक्का जाऊँगा। अच्छा ठीक है। तीसरे दिन याद से स्टेशनरी शॉप गया थी, फिर लगा बच्चा है 1-2 दिन में ख़त्म कर लेगा, फिर बोलेगा, फिर भूलूँगा। तो वो 12 ड्राइंग कॉपी ना ऐसे सुतली में बंधा होता था, बंडल। तो मैं बोला पूरा दे दो यार। देखिए वो ड्राइंग कॉपीज़ का पूरा जत्था, लेकिन जिस दिन मैं घर पहुंचा था मेरा बच्चा जा चुका था। ओह माय गॉड। मैं उसको दे नहीं पाया, और मैं आज तक उसको नहीं दे पाया। वो रखी हुई है। मैं उसी पे द हिडन हिंदू पहली बार लिखा, और उसी के लिए लिखा। उस ड्राइंग कॉपी पे जी रखा है मेरे पास वो सारा मैन्यूस्क्रिप्ट। मेरा पहला द हिडन हिंदू का मैन्यूस्क्रिप्ट उनकी उसी 12 ड्राइंग कॉपीज़ पे लिखी। और मैं उस पर इसलिए लिख रहा था कि मैं सोचा था कि 4-6-8 महीने समझा बुझा के ले आऊँगा। तो मैं बोलूँगा बेटा, जब आप मेरे पास नहीं थे ना, तो भी आपके साथ जो अलॉटेड टाइम था ना, वो आपके बिना भी आप ही का था, मैं आप ही के साथ समय बिता। आप कंपार्टमेंटलाइज करते चले जाते हैं अपने वक्त को, जैसे जैसे आप बड़े होते है ना। काम भी घुस जाता है, परिवार भी घुस जाता है, तो वैसे कंपार्टमेंट्स में सबके लिए थोड़ा थोड़ा समय रहता है, वैसे बच्चे का भी समय होता है। तो मुझे सिर्फ उनको ये कहना था कि जब आप नहीं थे ना, तो आपके एब्सेंस में आपका समय फिर भी आप ही का था। तो ये मैंने आपके लिए तैयार किया। ये कहानी है बेटा, मैंने आपके लिए लिखी, पढ़िए। यह मैं आपको पढ़ के सुनो। वो 6 महीने का 6 साल हो गए, अब 10 साल। विडंबना ये है कि अब ये कहानी मैं पूरे देश को सुना सकता हूँ, सुना रहा हूँ। प्रोड्यूसर्स को 9-9 घंटे में 3 पार्ट का नरेशन देना पड़ा था शुरू में, मैं दिया हूँ। पर वो एक बच्चा जिसके लिए पूरी किताब लिखी, वो एक कहानी जिसने मेरे को देश के चुनिंदा सबसे बड़े ऑथर्स में ला के खड़ा किया, मैं उस बच्चे को अभी तक वो किताब गिफ्ट नहीं कर पाया। हो सकता है वो पढ़ चुका हो। नहीं पढ़ने दिया होगा, पर ठीक है, आ जाएगा वो भी आ जाएगा, और वो दिन भी आ जाएगा कि जब मैं उनको किताब
तो लेकिन फिर यही टॉपिक क्यों, और इस कहानी को मतलब हम ज़्यादा रिवील नहीं कर सकते, जिन्होंने नहीं पढ़ी उन्हें पढ़ना चाहिए, लेकिन चिरंजीवी कोई है या मतलब ये सब कैसे, ये थॉट कहाँ से कुछ दिमाग में इंटरेस्टिंग चल रहा था? एंटरटेनिंग बनाने की इच्छा थी। अब आप सोचिए ना, 6-8 साल के बच्चे को आप क्या देंगे? अगर कहानी के तौर पे कुछ देंगे तो क्या देंगे कि उसको याद रह जाए। तो 7 इमॉर्टल, 7 चिरंजीवी, मतलब 7 सुपर हीरोज़ की बात आप कर रहे हैं। तो वो गढ़ता गया मैं कि देखिए क्या होता है, आपको अभी के बच्चों से पूछेंगे ना मार्वल के सुपर हीरोज़ का नाम, खट 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 बताएंगे। सात चिरंजीवी नहीं था। डीसी तुरंत बताएंगे, लेकिन 7 चिरंजीवी, क्योंकि आप उनको रटवाने की कोशिश करते हैं ना। ये भी बता देते हम। हाँ, तो 7 चिरंजीवियों का नाम है हनुमान जी, परशुराम, परशुराम, अश्वत्थामा, अश्वत्थामा के मामा कृपाचार्य, कृपाचार्य, महाभारत के रचयिता वेदव्यास, वेदव्यास, ये रावण का भाई विभीषण, विभीषण, और जिनके लिए वामन अवतार लिया था विष्णु जी ने, राजा बलि। बलि। ये 7 चिरंजीवी हैं। कई लोग 8 बोलते हैं, मार्कंडे ऋषि को जोड़ते हैं, लेकिन मार्कंडे ऋषि को दीर्घायु का वरदान था, अच्छा, चिरंजीवी का वरदान नहीं था। दीर्घायु मतलब होता है बहुत लंबी उम्र। तो दीर्घायु का वरदान फिर मार्कंडे ऋषि मार्कंडे को रहा है, जटायु को रहा है, जामवंत को रहा है, लेकिन वो श्लोक भी है जिसमें सिर्फ 7 चिरंजीवियों का नाम है ना। तो फिर उन 7 चिरंजीवियों के आसपास और कहानी अभी के समय में आपको बनानी पड़ती है, अभी के लोगों के। आपने पूरा वॉरफेयर और सब गन्स वन्स वो सब जी डाल दिया है। तो मुझे दिख रहा था ना आसपास की चीज़ें वैसी। मेरे लिए ज़रूरी है कि मेरे कल्चर के बारे में वो जाने, किस भाषा में जाने, कैसे जाने, वो तो बात की बात है। मैं श्लोक सिखाने जाऊंगा, वो बोलेगा अरे टीवी चालू कर दीजिए। तो कंपटीशन आज के फिक्शन किताबों का ओटीटी प्लेटफॉर्म से चल रहा है, कठिन है ना जीतना। और अब इस पे फिल्म बन रही है, धोनी एंटरटेनमेंट, महेंद्र सिंह धोनी की जो समकक्ष है, उनका नाम साक्षी धोनी है, उन्होंने इसके राइट्स खरीदे हैं और कर रहे हैं वो लोग, चल रहा है काम। अगली किताब भी मेरी रिलीज हो गई, नागावरिस, उस पर भी फिल्म बन रही है। अच्छा, वो कौन बना रहा है? वो बेक माई केक करके प्रोडक्शन हाउस है, जिन्होंने अभिषेक बच्चन साहब के साथ बनाई थी 10वीं पास। अच्छा, और बाटला हाउस एक बड़ी अच्छी फिल्म आई थी, जॉन अब्राहम, एनकाउंटर, ये वही प्रोड्यूसर्स। अच्छा, अब मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, संदीप लेजर नाम है उनका। बहुत सारी, इम्तियाज़ अली सर की बहुत सारी फिल्मों के लाइन प्रोड्यूसर रहे हैं, रॉक स्टार के रहे हैं, जब वी मेट के रहे हैं, और भी अच्छी फिल्मों के। तो अब जो भी किताबें लिखेंगे वो आपको भी माइथोलॉजी शब्द से तकलीफ है, मुझे भी है कि हम जब कह रहे थे हिंदू माइथोलॉजी, लेकिन वो इतना रट गया है वो शब्द। जी, तो उसको क्या कहना चाहिए वैसे, अगर हम माइथोलॉजी ना कहना चाहें तो? एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर्स, एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर्स। ठीक है, तो आप एंशिएंट हिंदू और स्क्रिप्चर्स पर ही सबसे आसान है, आप देखिए माइथोलॉजी शब्द मिथ्या से निकलता है। मिथ्या मतलब मिथ्या कल्पना, लगता है सब झूठ है, कल्पना है, Fiction है। हमारे सारे। तो अगर आप उसको मिथ्या मानेंगे तो माइथोलॉजी, अगर आप उसको सत्य मानेंगे तो फिर वो सत्यालॉजी। तो मैं उसको सत्यालॉजी बोलता हूँ। देखिए, और ये भी ऐसे नहीं हो गया, गलती से नहीं हो गया, बहुत बहुत सिस्टमैटिकली प्लान करके। आपने कभी क्रिश्चियन माइथोलॉजी नहीं सुना, इस्लामिक माइथोलॉजी नहीं, आपने सिर्फ हिंदू माइथोलॉजी शब्द सुना है। एग्जैक्टली मैं कहा करती थी, सोचती थी कि ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। डाला गया है, जानबूझ के सेट किया गया है, हमारी भगवान को तक मैथोलॉजिकल कैरेक्टर जैसे वो कोई मतलब किसी की बस किरदार है। हमारी आस्था उनसे हटे। कह रहे तो माइथोलॉजी है ना, मिथ्या है ना, फिक्शन है ना। तो जब सत्यलॉजी की बात हो रही है तो मैं आज अक्षत से कही थी कि आपके अगर जितने भी वीडियोस खोलिए तो ऐसा लगता है कि सारे भगवान पर इन्होंने मतलब सब पर बोला हुआ है। तो मेरा एक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ये है कि इतना सब बोलने के लिए पढ़ना भी उतना पड़ता है, क्योंकि मतलब आजकल फैक्ट चेक बहुत जल्दी हो जाता है, तो कहीं आपके मुँह से कहीं कुछ गलत ना निकल जाए। तो पढ़ने में, या हम अपने जो एंशिएंट स्क्रिप्चर्स की बात कर रहे हैं, कितना समय निकालते हैं, कौन कौन से स्क्रिप्चर्स आप सब अच्छे से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, क्योंकि संस्कृत है ये। और दूसरा उसके बाद मैं थोड़ा सा सिर्फ एक पर आना चाहूँगी, भगवद गीता पर। बट पहले हमारे 5 सेंसेस हैं, है ना, देखने का, सूंघने का, टेस्ट करने का, टच करने का और सुनने का। मेरा ये वाला सेंस बहुत करेक्ट है। अच्छा, मैं अपने कमरे में बैठा रहता हूँ और लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है तो भी मैं बता देता हूँ कि वो आ गए, अभी घंटी नहीं बजी घर की। और परिवार वाले इस बात से अब हमेशा चौंकते हैं, कैसे पता चल जाता है। मैं कुछ नहीं करता, मुझे सुनाई देता है बहुत क्लियरली, और दूर दूर की बातें सुनाई देती, तो मैं सुनता बहुत। अब वो सुनने का सोर्स कुछ भी हो सकता है, वो पॉडकास्ट हो सकता है, वो किसी का इंटरव्यू हो सकता है, वो मेरी माँ हो सकती हैं, वो किसी पूजा में बैठे हुए हैं और पंडित जी कुछ बता रहे हैं, वो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं
पढ़ने के लिए एक अलग लेवल का पेशेंस चाहिए, और पेशेंस के साथ साथ आपकी मानसिक अवस्था उतनी स्थिर चित होनी चाहिए कि मेरे दिमाग में और कुछ नहीं आ रहा, मैं पढ़ रहा हूँ। पढ़ने के लिए मुझे लगता है कि अभी मेरे पास और वक्त मिलेगा मुझको, लेकिन अभी एक दौर चल रहा है कि लोग जानते हैं, पहचानते हैं, 4 जगह बुलाया इतनी जाता है। नॉलेज, इतना सब आप कैसे बोल लेते हैं? दीदी ईमानदारी से जवाब दे रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे बहुत ज़्यादा आता है। मुझे ऐसा लगता है कि बाकियों को बहुत कम आता है। मैं अंधों में करना रह जाऊँ, मैं खुद कह रहा हूँ, मुझे नहीं आता। मतलब अगर मैं कलयुग की जगह त्रेता युग, पिछले युग में भी पैदा हुआ होता ना, तो मेरे को बगल में भी नहीं बैठाता कोई कि कुछ नहीं आता है, नीचे बैठो, चलो वहाँ सब बाहर जितने खड़ाऊ रखे उसको चपकाओ, जाके साफ करो ठीक से। हाँ, लेकिन अभी किसी को कुछ नहीं आता तो मुझे जो आता है वो ज़्यादा नहीं आता है। हालांकि आप मॉडेस्टी में बोल रहे नहीं दीदी, मॉडेस्टी में नहीं बोल रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आता है। लोगों को बहुत कम पता है, बहुत ज़्यादा ही कम पता है, मतलब ऐसा है। क्योंकि नहीं पढ़ाया गया ना हम लोगों को। अब तक हमारे स्क्रिप्चर्स जो मैं कह रही हूँ कि नहीं बताया गया, तो ऐसा है। मतलब मैं कई बार क्या होता है, आपको लगता है ना कि ये तो सबको पता हो, और फिर आपको पता चलता है कि नहीं पता है लोगों को। मेरे साथ एक्चुअली जो आपने बचपन की बात कही ना, जो कहानियाँ, जैसे हम लोग क्या, मैं अमरचित कथाएं बहुत पढ़ती थी, जी। तो कई बार ऐसा लगता था कि अच्छा दूसरे बच्चों को तो पता ही नहीं, मैंने तो अमरचित कथा में पढ़ लिया है। हाँ। तो जिन घरों में बच्चों ने बहुत सारी इस तरह की कहानियाँ सुनी, पढ़ी है, या माँ से सुनी है किसी से, ऐसे ही द हिडन हिंदू अच्छे से घुमाती है लोगों को। हाँ। घुमा के फिर एक पॉइंट पर ले आती है। इसने आपको इंदौर से मुंबई ला दिया, आप मतलब ये आपको घुमाने वाली द हिडन हिंदू है? हाँ, मैं पूरा देश और दुनिया इसी पे सवार होकर घूम रहा हूँ। नहीं, इंदौर क्यों छोड़ा, मतलब मुंबई क्यों आए? इसका आगे प्रचार प्रसार करने के लिए, या लगा कि इस पे कुछ? मुझे इस बात का भरोसा था कि इस पे कुछ बहुत कमाल की चीज़ बन सकती है। तो उसके लिए मुंबई आना जरूरी है। मैं 2015 में मेरे केसेस चल ही रहे थे, तो मैं यहाँ शिफ्ट हो गया था कि लेखक बनूंगा। तो वहाँ इंदौर में हमारे कुछ परिचितों के बीच में एक जोक चलता था मेरे बारे में कि किसी ने किसी से कहा एक किटी पार्टी में, कह रहे हमारे बीच में वो अक्षत था ना, मर खप गया, जेल में है, क्या हुआ, क्या कहाँ गया वो? तो उस पार्टी में किसी दूसरे कोने से मेरे एक दोस्त ने कहा कि नहीं ठीक है, अब मुंबई में है, राइटर बनने गया है। तो तीसरे कोने से कोई ड्रिंक करते हुए, मैं जानता हूँ इन सब, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, पर ये सब मुझे जानते हैं और मैं इन सब को जानता हूँ। तो तीसरे कोने से इस शख्स ने ड्रिंक लेते लेते 27 कपल्स के बीच में ज़ोर से कहा था कि अरे गलत सुन लिया होगा तूने, वो राइटर नहीं बोला होगा, वेटर बोला होगा, पैसे उसके पास बचे नहीं हैं, मुंबई की भीड़ में मुंह छुपा के जीवन भर जूठन साफ करेगा वो। और 27 के 27 कपल्स हंसे थे इस जोक पे कि राइटर नहीं बोला होगा, वेटर बोला होगा, तूने गलत सुने। मेरे को ये सब चीज़ बड़ा मोटिवेट करती है। सिर्फ एक अल्फ़ाबेट का ही फ़र्क है, सिर्फ एक अल्फ़ाबेट का फ़र्क है। वो यहाँ होटल चलाता था, पैसे कौड़ी बचे नहीं है, मुंह दिखाने की इसकी हालत नहीं है, इसलिए इंदौर से भाग के मुंबई में मुंह छुपा के जूठन साफ करेगा। अब इस जीवन में उसकी यही हैसियत बच गई है। हाई कोर्ट, मतलब शब्द से शब्द मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सब बड़ा मोटिवेट की। मेरा फेवरेट कोटेशन है, द ग्रेटेस्ट रिवेंज इज मैसिव सक्सेस एंड आई विल नेवर चेंज दिस। आप मेरे को जितने ज़ोर से धक्का मारेंगे ना, मैं जितने ज़ोर से आप रबर की बॉल को पटकेंगे ना, इसलिए अभी आपने कहा ना क्यों उधर से कुछ आता नहीं, मैं बोला मैं तो वेट कर रहा हूँ, आने तो दीजिए। आप अचानक से पीछे पीठ पे प्रहार कर दिए मेरे, मैं तैयार नहीं था, अब मैं तैयार हूँ। चलिए, इंदौर में इतनी कड़वाहट थी तो मिठास तो मुंबई में भी आते ही नहीं मिलती किसी को। नहीं, इंदौर में भी मीठे लोग हैं। नहीं, मतलब सिर्फ हाँ, इंदौर में बहुत प्यारे लोग हैं, मुझे इंदौर शहर बहुत पसंद है, और वहाँ का खाना भी। मतलब ये जो आप 27 लोगों की, इस तरह के जो लोगों की बात अब कर ये रहे बात घुमा रही हैं, नहीं, मुझे वाकई मुझे इंदौर बहुत पसंद है। मतलब जो आप इंसिडेंट्स अपने बिटर इंसिडेंट्स की याद कर रहे हैं, तो अच्छे इंसिडेंट्स तो मुंबई में भी किसी के तुरंत आके अच्छे एक्सपीरियंसेस तो नहीं होते। नहीं होते। मुझे एक बहुत कमाल के शख्स मिले थे, उन्होंने मुझे एक ऐसी सीख दी थी जो मुंबई आने वाले हर शख्स को ताउम्र याद रखनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि बेटा, मुंबई शहर में अगर आर्ट लाइन में हो, किसी भी आर्ट लाइन में हो, तो 4 स्टेजेस आते हैं। स्टेज नंबर 1, जब ना पैसे होंगे ना काम होगा, कोई काम नहीं देगा तो पैसे तो आएंगे नहीं। स्टेज नंबर 2, काम बहुत आएगा, पैसे नहीं देंगे, ये करके दिखाओ, ये लिख के दिखाओ। स्टेज नंबर 3,
काम भी आएगा और उस काम के लिए जो पैसे बोलोगे वो मिलेगा, मतलब काम और पैसे दोनों आएंगे। और स्टेज नंबर 4, काम करो या ना करो, पैसे पैसे आते आएंगे। नहीं बोलने के भी पैसे आएंगे। मैं अभी स्टेज 3 पे हूँ, मैं अपने पसंद का काम कर रहा हूँ, अपने मन मुताबिक काम कर रहा हूँ, चाहे फिल्म हो चाहे किताबें हो। जितना मुंह से निकलता है उतना लेता हूँ, नहीं तो छोड़ देता हूँ। बहुत जल्दी नहीं आ गए आप थर्ड स्टेज पे? मतलब लोगों की कई बार फर्स्ट और सेकंड स्टेज में काफी मेरी टाइम लग शुरुआत जाता भी है। बहुत देर से हुई थी दीदी। 33 साल की उम्र में जब लोग ऑलरेडी अपना जीवन सेट कर चुके होते हैं, उस समय अगला मुंबई आ रहा था और लोग बोल रहे थे कि हाँ उसको क्या लग रहा है कि मुंबई में आरती की थाली लेके इंतज़ार हो रहा है उसका कि वो आएगा और बोलेगा अरे सर आप ही के लिए तो वेट कर रहे थे। तो जब आप देर से दौड़ना चालू करते हो तो आपको तेज़ दौड़ना पड़ता है। तो अगर यहाँ मुंबई की सेलिब्रिटीज़ की बात करें, बहुत बहुत अलग अलग तरह के सबकी ओपिनियंस होती हैं, हम सबकी अपने अपने एक्सपीरियंस पर बेस्ड होती है। जी। बट अगर मैं कहूँ कि एक बहुत ख़राब अनुभव, आप नाम लेना चाहे तो लें, नहीं ना लेना चाहे तो ना लें, और एक बहुत खूबसूरत अनुभव, जो दोनों हमारी ज़िंदगी को शेप करते हैं किसी तरह से। खूबसूरत अनुभव बहुत सारे हैं, इसलिए पहले ख़राब से खूबसूरत में तो नाम भी ले पाएंगे आप, हाँ ख़राब में ले लीजिए। मैंने एक फ़िल्म लिखी थी और उसमें मुझे प्रॉमिस किया गया था कि मुझे स्क्रीन प्ले राइटर का वो दिया जाएगा, क्रेडिट दिया जाएगा। और मुझे मेरी बात 11 लाख रुपए हुई थी। हम छोटे शहर से आते हैं, मुंह से जो बात हो गई वही पत्थर की लकीर हो जाती। तो मुझे बोला गया था 11 लाख रुपए मिलेंगे, 1 लाख रुपए साइनिंग दिया गया था और बोला गया था कि स्क्रीन प्ले। बहुत मेहनत किया, बहुत मन से किया। वो पूरा सेटअप ही बड़ा गड़बड़ था। फिल्म रिलीज़ भी हुई है। उसके जो डायरेक्टर थे वो निहायत ही बदतमीज़ व्यक्ति, हर लाइन पे गाली देते थे बिना गलती के, हर लाइन पे गाली देते थे। मतलब अगर वो कुछ बोले सर मुझे लग रहा है कि अच्छा अब तू सिखाएगा, नहीं सर सिखा नहीं रहा हूँ, ये जो आप सीन बोल रहे हैं ना सर वो फलानी फिल्म मैंने देखा हुआ है, मेरी गलती निकाले। ऐसी हालत थी। तो उस हालत में 4 महीने गालियाँ खा खा के काम किया, क्योंकि क्रेडिट और पैसे का प्रॉमिस था। जब फिल्म रिलीज़ हुई तो क्रेडिट चेंज कर दिया गया था। स्क्रीन प्ले राइटर में मेरा नाम नहीं था, डायरेक्टर ने अपने नाम लिखा था, रिटन एंड डायरेक्टेड बाई। और जो 11 लाख रुपए प्रॉमिस हुआ था वो रिलीज़ हो के फिल्म के जाने के 1 साल तक फॉलो अप लेने के बाद मुझे, क्योंकि जब आपको ज़रूरत होती है तो आप तो 100 बार फ़ोन करेंगे, आपको चाहिए और आप भीख नहीं मांग रहे ना, आप अपनी चीज़ मांग रहे हैं। तो जब जैसे जैसे देर हो रहा था मेरे फ़ोन बढ़ते जा रहे थे। जैसे कोई पहले कोई बोलते थे यार अगले हफ्ते देखेंगे, तो मैं अगले हफ्ते फ्राइडे को करता था। अब बोलते थे अगले हफ्ते कर रहा था, मैं मंडे को 10 बजे करता था। मेरे चाहिए, पैसे ज़रूरत है। तो जब वो बहुत तंग हो गए तो उन्होंने बुलाया ऑफिस, फिर उन्होंने बहुत बेइज्जत किया, बहुत गालियाँ दी और सामने 1 लाख रुपए और रखा और साथ में पेपर रखा। बोला कि अगर ये 1 लाख ये साइन करेगा तो ये 1 लाख रुपए ले जा, नहीं तो ये भी नहीं दे रहे हैं, जो होता है जो कर ले जा। मेरी मजबूरी थी, मैं वो 1 लाख रुपए उठाया और 11 लाख रुपए पन्नों पे साइन करके आ गया। और फिल्म चली थी? ठीक ठीक चली थी, ओके। फ्रेंचाइज फिल्म थी। तो ये जो था वो बड़ी बुरी शुरुआत थी, पर अच्छे लोग बहुत सारे मिले। 2-4 नाम मैं आपको बता देता हूँ। मैं पहली बार, मैं आमतौर पे मैं ऑ स्ट्रक नहीं होता हूँ, जिसको बोलते हैं ना क्या वो स्टार स्ट्रक। मैं स्टार स्ट्रक नहीं होता हूँ। मैं अभी तक अपने जीवन में 2 बार स्टार स्ट्रक हुआ। एक बार सुष्मिता जी से मुलाकात हुई थी, सुष्मिता सेन जी से। एक फिल्म नरेट करने गया था, उनको कहानी अच्छी लगी। फिर प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स और उनके साथ कुछ नहीं बना, लेकिन उनको कहानी अच्छी लगी थी। तो उसके पहले उनको हमेशा स्क्रीन पे ही देखा था। तो स्क्रीन में जितने प्यार से बात करती है ना, ऐसे मतलब ऐसे शहद टपकता है, वो असल जीवन में भी वैसे ही बात करती है, एक नो वन से, जिससे कोई काम नहीं है। तो उन्होंने पूरा बड़े पेशेंटली पूरी कहानी मेरी सुनी और फिर उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि आप कौन सी भाषा में सोचते हैं। तो मैंने उसके जवाब में उनको वो कविता सुनाई थी कि मैं उर्दू में शायर कहूँ खुद को या हिंदी में कवि कहूँ, क्या सही होगा दुरुस्त कहना या दुरुस्त को सही कहूँ। जैसे लकीरें खींची हैं तुमने ज़मीं में आसमान में, दिलों में जहान में, हर आत्मा हर रूह में, हर नयन नक्श हर मुँह में, वैसे ही चलो लफ्ज़ भी काट लें शब्द भी बांट लें कि उर्दू का वो तुम रख लो और हिंदी का हाँ मैं रख लेता हूँ। मगर मसला ये है कि इस द का क्या करें जो हिंदी में भी आता है और उर्दू में भी, कि ये करके द को द से दर्द हो गया द से दुख, ये करके द को द से दर्द हो गया द से दुख। छोड़ो हटाओ, द को द ही रहने दो,
मुझे मेरी बात कहने दो, भावनाओं को बहने दो। तो उनको बहुत अच्छा लगा। बात है, वाह। ये मेरी लिखी हुई कविता है। अच्छा, तो उन्होंने बोला कि अच्छा सोचते हो अक्षत। तो वो आई वॉज लाइक मेस्मराइज दैट डे। और दूसरा जो मैं स्टार स्ट्रक हुआ हूँ वो मैं सौरभ द्विवेदी से मिल के हुआ। मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ, बहुत मानता हूँ। दो एक और कमाल के लोग जिनसे मिलना बहुत अच्छा रहा। सुनील शेट्टी साहब इतने बड़े स्टार हैं, पर उनसे मिल के आपको लगेगा ही नहीं कि वो कोई स्टार है। बहुत अच्छे से उनके घर बुला के और खुल के तारीफ़ करके, और अभी वो मुझे मौके देते रहता है छोटे बड़े। कंगना जी से मेरी मुलाकात हुई है, कंगना रनौत के साथ मैं लंच किया हुआ, और वो बेहद खूबसूरत इंसान है। मैं शारीरिक तौर की बात नहीं कर रहा हूँ। और ऑफ द कैमरा वो जितनी अग्रेसिव है, सॉरी ऑन द कैमरा वो जितनी अग्रेसिव है, ऑफ द कैमरा वो बहुत काम और शांत है। तो मैं 2-3 बार उनसे मिला हूँ, उनके साथ काफ़ी समय बिताया हूँ। चलिए, तो अब द हिडन हिंदू तो बिल्कुल बेस्ट सेलर हो गई है जी सीरीज पूरी। और उसके बाद आपकी जो अगली किताब आई, जी नागा वॉरियर, जी वो भी अच्छी चल रही है। सिर्फ 3 महीने में बहुत अच्छी सेल हो गई है। जी जी। व्हाट नेक्स्ट फॉर अक्षत गुप्ता? हाँ, नागा वॉरियर्स का सेकंड पार्ट रिलीज़ हो रहा है अभी नवंबर दिसंबर में। दिसंबर तक कर दूंगा। ये 2 पार्ट की कहानी थी, जैसे ये 3 थी वो 2 है। उसके बाद अगले साल मई जून में मेरी एक और किताब आ रही है, उसका नाम है द अदर इंडियन। वो एक पॉलिटिकल साइंस फिक्शन है। इट्स अ वेरी अनयूजुअल जॉनर। साथ में 3 ये सब पेंगुइन से आ रही है। 3 थ्रिलर बुक्स आ रही हैं मेरी हार्पर कॉलिंस के साथ। अच्छा, जी। और उसके भी सारे लैंग्वेजेस, हिंदी, मराठी, आप गुजराती। ओरिजिनली इंग्लिश में लिख रहे हैं? मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में मैं लिखता हूँ। अच्छा, उसका ट्रांसलेशन मैं ही करता हूँ। तो जो थ्रिलर किताबें हैं वो मैं पहले हिंदी में लिख रहा हूँ, उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में कर रहा हूँ। ये सारी किताबें जो इंग्लिश में लिखाई हैं उसका ट्रांसलेशन है। चंद फिल्में चल रही हैं। इंदर कुमार, हाँ, अच्छे लोगों में इंदर कुमार जी का नाम ज़रूर लूँगा। द डायरेक्टर प्रोड्यूसर ऑफ फिल्म्स लाइक दिल, बेटा, इश्क, धमाल, टोटल धमाल, मस्ती ग्रैंड मस्ती। 69-70 ईयर्स के हैं। कमाल की एनर्जी और कमाल के शख्स, इतने डाउन टू अर्थ कि आपको उनसे मिल के लगेगा ना कि ये वही है। उनसे बहुत सीखने को मिलता है। उनके साथ 2-3 फिल्में कर रहा हूँ। टी सीरीज़ के साथ एक फिल्म कर रहा हूँ। मैट फैम प्रोडक्शंस करके एक, वो लोग ज़्यादातर CGI VFX में रहे हैं, अब फिल्मों में डायरेक्ट आ रहे हैं। उनके साथ कुछ फिल्में हैं मेरी। आखिरी सवाल। जी। आप जैसे मैं लगातार कह रही हूँ, सब भगवानों के बारे में, देवी देवताओं पर बोलते हैं, आपके अपने इष्ट कौन है? मेरे 2 इष्ट हैं। एक का नाम उर्मिला गुप्ता है, दूसरे का नाम अजय गुप्ता है। मैं उन दोनों का पाँव छू लेता हूँ, वो आगे बाकियों को संभाल लेते। तो मेरा मंदिर, मेरे इष्ट, मेरे भगवान, बस वो 2 लोग हैं। मुझे लगता है कि आपको पता है, मतलब ये जो आँख के ऊपर जो पलक है ना, उसके बिना भी जीवन आराम से चल जाता है। पलक नहीं होता कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है भगवान ने पलक 2 दिए ही इसलिए कि एक में माँ को बिठा लो, एक में पिता लो। देखिए, भगवत गीता जब से बनी है, जब से लिखी गई है, तब से उसका उतना ही औचित्य है, आज भी है और हमेशा रहेगा। कि वो 2-4 लाइन तो सबको मालूम ही है उसकी, है ना। लेकिन क्या है, गीता, भगवत गीता आप कहीं से भी उठा के आप पढ़ने खोलेंगे ना, आपको कोई ना कोई जवाब मिलेगा। और सबसे सुंदर बात उसकी है ना कि हर बार उसी पन्ने को भी अगर आप पढ़ेंगे ना, तो हर बार आपको जो आपकी मनोस्थिति है, जो आपकी परिस्थिति है, जिस हालत में उस वक्त आप है ना, आपके नज़रिए के हिसाब से उसका हर पन्ना और हर श्लोक आपको, आप खुश हैं तो आपको उसमें उसी लाइन में कुछ और दिख जाएगा कि सवालों के जवाब मिल जाए। हाँ, कि अहंकार में मत जाना। आप दुखी हैं तो आपको मिल जाएगा कि ये भी गुजर जाएगा। तो वो जब जितनी बार जहाँ से भी आप पन्ने खोलेंगे, आप जिस भी पशुपेश में हैं, वो आपको जवाब दे देगा। चलते चलते हमारे व्यूअर्स से कुछ कहना चाहेंगे, एक मैसेज आपकी तरफ से? जी, ये बहुत बेहद खूबसूरत महिला जो बैठी है, मेरे बारे में नहीं, जनरली जो भी आपका एक जीवन का एक सार, छोटा सा 2 शब्दों में। वही जो हमने सबसे पहले बात की थी, 2-3 चीज़ें जो मुझे लगता है कि आप सब लोग इसमें से निकाल के ले जाना चाहिए आप लोगों को। पहला कि सुसाइड करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, ऐसा मत कीजिए। ना खुद को ना किसी और को नुकसान पहुंचाइए। नफ़रत होना बहुत लाजमी है, गुस्सा आना बहुत नॉर्मल और नेचुरल प्रोसेस है। रोना है तो रो लीजिए,
और ग्रेटेस्ट रिवेंज इज़ मैसिव सक्सेस ख्याल रखिए, क्योंकि बुरे वक्त के बाद जो अच्छा वक्त आता है वो पिछले अच्छे वक्त से भी अच्छा होता है, क्योंकि आपको जब भूख लगती है ना तब खाने का स्वाद आता है। तो जितना बुरा वक्त देखेंगे ना अच्छा समय उतना अच्छा लगेगा। तो ये बात है माता पिता, आप जैसे मैं हमारे बेटे की भी बात कर रहा था, तो होता क्या है कि आपको कई बार अपने आसपास के लोगों के लिए लगता है कि आपके पास उनके साथ बड़ा वक्त बचा हुआ है। इस मुगालत में, इस गलत फहमी में, इस धोखे में मत रहिए। कौन कब साथ छोड़ जाएगा आपको पता नहीं है। तो जब जिसके साथ जितना वक्त मिले बहुत प्यार से गुजारिए, बहुत प्यार से गुजारिए। माता पिता को जितना वक्त दे सकते हैं दे दीजिए। अगर आपके माता पिता हैं तो आप लकी हैं। अनलकी होने के पहले जितना ले सकें ले लीजिए बस। आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है, दीजिए। 2 तोहफे हैं। मुझे ना दीदी गिफ्ट्स लेना बहुत अच्छा लगता है, बट एक गिफ्ट आपको एक पर्टिकुलर तो ज़्यादा ही अच्छी लगेगी। और मैं ऐसे हाथ से छीनते छीनते बोलता हूँ इसकी क्या ज़रूरत थी, इसकी क्या ज़रूरत थी। अच्छा, मैं तो ये भी नहीं कहती। मैं कहती हूँ हाँ वेरी नाइस, थैंक यू। कभी ज़रूर पहनकर हमें एक तस्वीर ज़रूर भेजें। ये ऐसे कर सकते आज या कल में ही हो जाएगा, ये कर दिया जाएगा। ये टी शर्ट है ज़िंदगी विद रिचा। और ये मैंने इस सीज़न के लिए एक आइडिया निकाला था कि बहुत जीवन से हम शिकायतें करते हैं, बट अगर हर रात हम लोग ये ग्रैटिट्यूड डायरी अंदर के पन्ने पे देखिए क्या लिखा है। आई थैंक यू ज़िंदगी बिकॉज, और इसमें भर तेरा शुक्रिया ज़िंदगी की। एक तरफ हिंदी लिखा है, एक तरफ। जी। अभी एक ऐसा जर्नल मैं भी रिलीज़ करने वाला हूँ बहुत जल्दी। अच्छा, जी। हम कहेंगे हमारा आइडिया नहीं है। हाँ, तो बड़ों से सीख के ले लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये है ज़िंदगी विद रिचा ग्रैटिट्यूड। ये आपकी बेड साइड रहेगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, या आपकी इसकी भी टेबल पर? तस्वीर बिल्कुल भेज दी जाएगी बेड साइड पे रख के, बहुत सुंदर है। अच्छा सुनिए, जल्दी से कुछ गाते हैं, 2 लाइन गाएंगे, कुछ कोई फिल्मी गाना आपने? मैं गाना तो नहीं गाता हूँ, आप चाहें तो कुछ एक आध कविता और सुना देता हूँ। चलिए। तो अभी बीच में जब वो बात चल रही थी कि जब आपका दिल टूटता है तो आपको लगता है कि अब कभी प्यार नहीं, फिर मुझे भी ऐसा लगा। फिर वो बहुत अच्छी थी, मतलब प्यार व्यार सब ठीक है, शादी नहीं करूँगा, पर वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी थी। फिर शादी भी हो गई। तो एक दिन खड़े थे तो समझ में आया कि जहाँ से चले थे फिर वहीं आकर ठहरे हैं। एक उम्र लग गई समझते कि दुनिया गोल है। तो ये मैंने लिखी हुई है। और जब नया नया प्रेम होता है, इसके साथ खुशी खुशी प्रेम की बात करके ख़त्म करते हैं। जब नया नया प्रेम होता है सबके साथ ऐसा होता है कि जो पहली बार मौका लगता है ना अकेले कमरे में समय बिताने का शादी के पहले, जब ना वी आर जस्ट फ्रेंड्स है, तो दोनों को पता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं लेकिन कोई पहल नहीं कर पा रहा है। तो वो एक ऐसा समय होता है कि जहाँ पे कुछ कुछ करने की छूट होती है और सब कुछ करने की इजाज़त नहीं होती है। आप समझ रही हैं मैं किस जोन की बात कर रहा हूँ। तो वैसे समय में के लिए कुछ चंद लाइनें मैंने लिखी थी कि न इश्क था न रंजिशें, न छूट थी न बंदिशें। न इश्क था न रंजिशें, न छूट थी न बंदिशें। नहीं भी था ना और हाँ भी नहीं था। क्या बात, कश्मकश बस वहीं कहीं था। वाह, ना समझ ना बेसब्र थी, उस रात को सब खबर थी। क्या बात है, वाह। तो देखते रहिए, जीते रहिए जिंदगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हमारे शो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।